मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले मैंने आपको जैसे स्वर संधि में वर्णमाला बताई थी, वैसे ही आपको व्यंजन संधि के भी वर्णमाला जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आ से लेकर ऊ, ऊन और री, ऋषि तक आपके स्वर हैं। 11 स्वर हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। उसी तरह व्यंजन संधि को जानने के लिए व्यंजन संधि के कुछ पार्ट्सों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको वर्णमाला के ये नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे स्वर तो 11 हो गए, अब व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। 33 व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें से का से जो अंगा तक होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग कहलाता है। क्योंकि का इसके आगे का वर्ग है, का इसकी शुरुआत करता है, तो व्यंजन में इसको का वर्ग कहा जाता है। और ये 5 की जोड़ियों को पंचम वर्ण कहा जाता है। कभी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है कि पंचम वर्ण क्या है, तो आप इसके माध्यम से जान सकते हैं कि पंचम वर्ण होते क्या हैं। का से लेकर अंगा तक का वर्ग कहलाता है। ये 5 हैं, इसलिए ये भी पंचम वर्ण है। उसी तरह चा से लेकर इया तक चा वर्ग कहलाएगा। जिसके आगे आगे का जो वर्ग का पहला अक्षर रहेगा वो उस वर्ग का मुखिया होगा। टा से शुरू है तो टा वर्ग का हो गया ये। पा से शुरू है तो पा वर्ग का। कुल मिलाकर एक बात आप ध्यान रखें कि आपको संधि पढ़ने से पहले वर्णमाला का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह ये हो गया, आप 4 प्रकार के 5-5 वर्णों में बांटा गया है पंचम वर्ण को। तो इस तरह ये 4 मालाएं तैयार हो गई हमारे। अंतस्थ व्यंजन, कुछ व्यंजनों को इसमें से अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। या, रा, ला, वा, ये मैंने आपको स्वर संधि में भी बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन हैं। तो या, रा, ला, वा ध्यान रखेंगे, ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है कि या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है क्या, या अंतस्थ व्यंजन के नाम लिखिए। तो ये 4 याद रखना, या, रा, ला, वा, ये याद करने का ट्रिक है। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। व्यंजन संधियों में, व्यंजन वर्णों में इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ऊष्म व्यंजन, शा षटकोण का, सा सरौते का और हा हलवाई का, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जो अलग अलग खींचकर जिनको सांसों से उसकी वो करके इसको अलग अलग उच्चारित किया जाता है। शा है, शा षटकोण का, सा और ह। तो इस तरह ये ऊष्म व्यंजन कहलाए। तो 4 ऊष्म हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 5-5 पंचम वर्णों में इसको बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगत, जो बाहर से आए हुए हैं उसको आगत कहा जाता है। आगत शब्द भी आप कहाँ पढ़ेंगे, जब तद्भव तत्सम देशज विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो आगत शब्द के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। आगत जो बाहर से आए हुए हैं, नुक्ति लगती है जिसमें, तो का के आगे यदि नुक्ति लगे तो आगत वर्णों में आएंगे ये सब। फा है जैसे नुक्ति लग गई, ज है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ने वाले व्यंजन जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। मतलब एक में और व्यंजन जो स्वर है वो जुड़े होते हैं। वैसे तो व्यंजनों में स्वर ऑलरेडी जुड़ा होता है, का यदि है तो आ उसमें जुड़ा ही है, लेकिन इसमें संयुक्त में और भी अक्षर जुड़े होते हैं इसमें स्वर के अलावा। छा है, त्रा है, ज्ञा है, ये 3 अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको चाहें तो इसमें जुड़े शब्दों को आप अलग करके देख सकते हैं। जैसे ज्ञा में गा और इया जुड़ता है। ज्ञा ज्ञानी में संयुक्त अलग करो उसको तो गा और इया का मेल होता है, तब ज्ञा ज्ञानी का बनता है। ता और रा, त्रा,
तो इस तरह ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए, अब ये तो हो गई आपकी देवनागरी की वर्णमाला, व्यंजन की वर्णमाला। तो आपको समझ में आ रही होगी अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है और पंचम वर्ण क्या है। पंचम वर्ण मतलब 5 के आंकड़ा जो रहेगा, का खा गा घा अंगा, चा चा जा जइया, टा ठा 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 अड़ा, पा फा बा भा मा। ठीक है, यारा लावा सा अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। चलिए, अब व्यंजन संधि की परिभाषा पे आते हैं। जैसे कि इसका नाम है व्यंजन, तो इस संधि की परिभाषा भी कुछ इसी टाइप से बनेगी। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जरूरी नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो, मतलब जब हम उसका संधि विच्छेद करें तो वो व्यंजन ही व्यंजन आए, उसके लास्ट और शुरू का प्रथम वर्ण जो है, इसमें स्वर भी हो सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि व्यंजन संधि में या तो व्यंजन का मेल होता है और परिवर्तन होता है, या फिर स्वर और व्यंजन का भी मेल हो सकता है। यानी जब 2 वर्णों में संधि होती है तो उसमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचें कि व्यंजन या व्यंजन का ही मेल होगा तभी व्यंजन संधि कहलाएगा। एक बात मुझे और इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी कि जब हम संधि को अलग करते हैं, संधि, तो उसको हम विच्छेद कहते हैं, और जब हम समास को अलग करेंगे तो वो विग्रह कहलाता है, अलग होना कहलाता है। लेकिन विच्छेद करना मतलब उसके भी वर्णों को भी अलग अलग करने की क्रिया को हम विच्छेद कहते हैं। तो ये हो गई व्यंजन संधि की परिभाषा। कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। दिग्ध नंबर 1, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे रहेंगे जिसमें आपको हलंत का ध्यान रखना है, जिसमें आपको जब भी आप विच्छेद करोगे तो उसमें आपको हलंत लगाना ही लगाना है। एक आध ही अभ्रंश रहेगा, जैसे अभिषेक है तो एक अभ्रंश इसमें आता है जिसमें नियम लागू नहीं होता, बाकी आप सबको अलग करेंगे तो आपको यहाँ पर हलंत लगाना ही पड़ेगा, जगत में भी यहाँ हलंत लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके व्यंजन संधि के उदाहरण। व्यंजन संधि के कुल 13 नियम हैं, इसमें से मैंने इम्पोर्टेंट आपको जो भी मुझे लगा कि ये बताने लायक है वो मैंने आपके लिए निकाले हैं। देखिए, पहला जो नियम है व्यंजन संधि का, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन, पहले वर्ण हमने अभी आपको वर्णमाला में समझाई है, पहले वर्ण का खा गा घा का वर्ण, चा वर्ण, ट वर्ण, ता वर्ण और पा, पंचम वर्ण का पहला अक्षर। ठीक है, पंचम वर्ण का पहला अक्षर। तो ये हो गए ये पहले। किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या रा लावा हा से या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा, चा को जा और टा को ड और ता को दा और पा को भा में बदल दिया जाता है। मतलब आपको समझ में आ रही है कि जो पहला अक्षर यदि मिलन उसका किसके साथ हो जाए, तीसरे और चौथे वर्ण के साथ यदि हो जाता है। तीसरे और चौथे वर्ण कौन से कहलाए, जैसे का पहला हो गया, खा दूसरा हो गया, का खा गा तीसरा वर्ण हो गया और अंगा चौथा वर्ण हो गया। तो जब इनका मिलन किसी भी स्वर के साथ होता है तो क्या होता है, चौथे वर्ण से 4 वर्ण हो गए ये तुम्हारे, निकाल के रख लो वहाँ पर, का खा गा घा अंगा, ऐसा आपको लिख के रखना है। फिर इस नियम को आप समझें तो बहुत ईजिली आपको ये नियम समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ का खा को उन्होंने छोड़ दिया, तीसरा लेना है उनको, तो उन्होंने गा लिया, है ना। चा छा छोड़ दिया, जा लिया उन्होंने यहाँ पर चा वाले वर्ण में, और टा ठा को छोड़ दिया, डा ले लिया उन्होंने। ता
था को छोड़ दिया, दा ले लिया, तीसरा वर्ण कहलाया। पा का तीसरा वर्ण बा का, पा फा छोड़ दिया और बा ले लिया, तो किस में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण किस वर्ण में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो का किस में बदल जाएगा? गा। चा जा में बदल जाएगा, टा डा में बदल जाएगा, ता दा में, और पा बा में बदल दिया जाता है। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है, अगर कोई व्यंजन शब्द है और उससे स्वर मिलता है, तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी। ध्यान रखें, जब व्यंजन से स्वर का मिलन होगा तो क्या होता है? स्वर की मात्रा में क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि हलंत की मीनिंग क्या होती है। हलंत हम किसी वर्ड में, किसी अक्षर में जब हम हलंत लगाते हैं तो उस अक्षर की मीनिंग होती है आधी। आधा अक्षर लिखने के लिए हम हलंत लगाते हैं। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगी, वर्ण में हलंत लग जाती है, ठीक है। लेकिन यदि व्यंजन का ही व्यंजन के साथ मिलन है तो वो हलंत ही रहेंगे। हलंत जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। तो ये आपका पहला नियम जो आपको पता चल गया। अब दूसरा नियम देखें। अगर किसी वर्ण के पहले वर्ण का मिलन ना या माँ वर्ण के साथ हो तो, पहले वर्ण तो आपको सबको पता चला गया, पंचम वर्ण का पहला अक्षर, ठीक है। उसमें किसका मिलन होना चाहिए, किसके साथ जुड़ना चाहिए? ना और माँ के साथ यदि जुड़ रहा है तो अंगा, इया, जा, अड़ा, ना, माँ के साथ हो, इतने अक्षरों के साथ यदि इनका मेल होता है तो क्या हो जाएगा? का अंगा बन जाएगा, और चा का जा बन जाएगा, टा का अड़ा बन जाएगा, और ता का ना बन जाएगा, और पा का माँ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। दिगमंडल, तो दिग गा है, यहाँ पर क्या है? गा है, तो क्या हो गया? वो का में परिवर्तित हो गया। अंगा का यहाँ पर ये है, देख रहे हैं आप, अंगा लगा हुआ है दिगमंडल में, तो दिग्धन मंडल। तो इस तरह दिग्धन मंडल हो गया। तीसरा नियम है, जब ता का मिलन गा, घा, दा, धा, बा, भा या रा, वा से या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। ता अक्षर का ध्यान रखना है आपको कि जो ता किसके साथ यदि उसका मिलन होता है, गा, घा, दा, धा, बा, भा या रा, वा से यदि किसी स्वर से हो तो, या किसी स्वर से भी हो सकता है, तो दा बन जाता है। माँ के साथ का से माँ तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर माँ की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लें। का, ख, ग, घ, अंगा के साथ यदि माँ का मेल होता है तो देखिए, संकल्प लिखा है तो इसको नासिक शब्द कहते हैं। सा के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? जे बिंदु जो है माँ में परिवर्तित हो जाएगा हलंत सहित, तो क्या बन जाएगा? समधन कल्प। संकल्प, जब भी किसी भी वर्ड के अक्षर के ऊपर यदि नासिक शब्द, अनुनासिक शब्द, अम की मात्रा होती है तो का, ख, गा, घा, अंगा के साथ यदि, है ना, यहाँ पर का है और का से पहले
एक अनुनासिक शब्द लगा है मतलब बिंदु लगी है, तो उसको परिवर्तित हम माँ में कर देंगे। तो इस तरह ये नियम हो गया। अब चौथा नियम है ता से परे चा या छा होने पर। यदि चा या छा हो तो चा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा डा या ढा होने पर, डा और ला होने पर ला बन जाता है। इतने सारे अक्षर यदि है हमारे पास तो वो परिवर्तित होके क्या बन जाएंगे, ला बन जाएंगे, आधा ला बन जाएंगे। माँ के साथ या रा ला वा श, जितने ये या रा ला वा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। इसमें से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर माँ की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। अनुस्वार मतलब बिंदु ही लगेगी। ठीक है, याद रखना है। या अंतस्थ व्यंजन के साथ या ऊष्मी व्यंजन के साथ यदि मिलता है तो माँ की जगह पर अनुस्वार ही। नियम है जब ता का मिलन अगर सा से हो, ता तलवार का यदि सा शक्कर से हो तो ता को चा और सा को छा में बदल दिया जाता है। ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में, और सा छा में बदल दिया जाता है। जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन होता है तो ता या दा की जगह पर चा बन जाता है। ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उच्चिष्ट तो उत्धन शिष्ट, सच्चंद्र शरद धन चंद्र। तो इसके परिवर्तन आप देख रहे हैं, ता में परिवर्तित होते जा रहा है चा जो है। उत्धन छिन्न तो उच्छिन्न बन गया, चा बन गया, ये आधे में परिवर्तित हो गया क्योंकि हलंत लगा है तो ये आधे में परिवर्तित हो जाएगा। और आधे में लिखने के लिए आप देख रहे हैं कैसा लिखा जाता है। तो ये है पांचवा नियम। छठवां नियम है ता का मिलन हा से हो तो ता को दा और हा को धा में बदल दिया जाता है। जा या झा का मिलन होता है तब ता या दा की जगह पर जा बन जाता है। तो ध्यान रखें। उद्वहरण देखें, यहाँ पर दा है यहाँ पर, तो ये क्या में बदल गया, उद्धन हरण हो गया, ये ता में बदल गया। ता को दा में बदल दिया गया जब उसको विच्छेद किया गया, जब उसके साथ जोड़ा गया। तो इस तरह ये पांचवा नियम हुआ। सातवां नियम, छठवां नियम हो गया। ठीक, स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। मतलब स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे आच्छादन, तो आ क्या है, स्वर है, और उसके बाद क्या आया, छा आया। चा की तो आदि है ना, तो चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है, मतलब आगे कर दिया जाता है। तो उसका विच्छेद क्या हो गया, यहाँ पर विच्छेद में जोड़ने के बाद का नियम बनाया जाता है। तो आ धन छादन है, तो आस्वर है और छा उसके बाद आया है, तो इसमें चा बढ़ा दिया गया, मतलब चा को लिखा गया, आधा चा लिखा गया। ठीक है। ता या दा के साथ टा या ठा का मिलन होने पर ता या दा की जगह पर टा बन जाता है। ये भी आप चाहें तो एग्जाम्पल उदाहरण जो है सर्च करके इन नियमों का पालन कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन नियमों का यहाँ पर ये नियम लागू हो रहे हैं एग्जाम्पलों में। उसी तरह ता या दा के साथ डा या ढा के मिलन होने पर ता या दा की जगह पर डा बन जाता है। तो इन नियमों को आपको खास पढ़ना होगा और इनकी ओर ध्यान देना होगा। आठवां नियम है अगर माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। या ता या दा के साथ जब ला का मिलन होता है, ता और दा के साथ, तो ता या दा की जगह पर ला बन जाता है। देख लें, जैसे तत् धन लीन, ता का मिलन किसके साथ हो रहा है, ला के साथ हो रहा है, तो क्या हो गया,
ता या दा की जगह पर एक और ला बन गया, आधा ला बन गया, तो तल्लीन बन गया। विद्युत धन लेखा, विद्युत लेखा, ता के बाद ला का मेल हो रहा है तो क्या बन गया, विद्युत लेखा। एक ला और भी उसमें शामिल कर लिया गया। तो ये 8वें नियम का एग्जाम्पल है। 9वां नियम, माँ के बाद यदि अंतस्थ या उष्म व्यंजन, जो लिखा है यारा ला वह अंतस्थ व्यंजन है और शाशा वाला उष्म व्यंजन है, में से कोई एक व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जितने भी माँ का यहाँ प्रयोग हुआ है, सम धन योग, तो अनुस्वार में परिवर्तित होके क्या बना, सा के ऊपर अनुस्वार लग गया, बिंदु लग गई और लिख गया, माँ गोल हो गया। माँ की जगह पे सब में अनुस्वार लगा हुआ, समधन हार, संहार, समधनवाद, संवाद, समधनशय, संशय। तो एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि हमें पहले उसकी संधि विच्छेद करनी है, फिर उसके नियमों को ध्यान में रखकर उसको जोड़कर लिखना है। तो हम जल्दी ही संधि को पहचान कर लेंगे। वैसे भी इजीली आप व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। ऋषि, रू या थ्रू के बाद ना तथा इसके बीच में चाहे स्वर का, फ, वर्ग अनुस्वार या व या ह आए तो ना का ड़ा हो जाता है। ये 10वां नियम कहलाया। 11वां नियम, है बच्चों, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण श हो तथा उसके पहले आ या आ का के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो सा के स्थान पर स षटकोण का बन जाता है। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल देखे हैं, अभिषेक शब्द है ना, तो उसमें श स्वरता आया था तो वो क्या बन गया, जब जुड़ा तो अभिषेक लिख रहे हैं तो स षटकोण का बन जाता है। 12वां नियम है, यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, जैसे यहाँ पर हस्तिन, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ना है, तो किसका लोप हो गया, उसका लोप हो जाएगा, ना का लोप हो जाएगा और लोप होके वो आधा ना में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो ना का लोप ही हो गया है। जैसे प्राणींधन मात्र, तो प्राणी मात्र, ना तो यहाँ पर गायब ही हो गया, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग यदि यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ना लोप हो गया। राजन, राजन में राजाज्ञा हो गया, राजा का आज्ञा, तो ना यहाँ पर लोप हो गया। वैसे ये संस्कृत शब्द हैं और संस्कृत में इन नियमों को पालन किया जाता है। 13 नंबर का नियम है, जब सा षटकोण के बाद ता या था रहे तो ता के बदले टा और था के बदले ठा हो जाता है। तो ध्यान रखें, शिष धन तह शिष्ट, पुष धन था पुष्ट, ठा बन गया। ये था जो है ठा में परिवर्तित हो गया, ता जो है टा में परिवर्तित हो गया। तो ये आपके व्यंजन संधि हैं। इस तरह आपको व्यंजन संधि समझ में आई होगी बच्चों। आगे हम आपको विसर्ग संधि के बारे में वीडियो बनाकर समझाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन संधि समझ में आया होगा। आपको इसको 2-3 बार इनके नियमों को पढ़ना होगा और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इसमें मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दिए।
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्वयं ही इन नियमों को रख कर देखना होगा। और ईज़िली पहचानने के लिए तो आप सब जानते हैं कि जिसमें व्यंजन का मेल होता है, क्योंकि स्वर संधि में कोई व्यंजन नहीं होता, व्यंजन संधि में ही व्यंजन का मेल होगा। और एक स्वर हो सकता है या व्यंजन ही व्यंजन का मेल हो सकता है। और इन नियमों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी आप संधि व्यंजन संधि में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ध्यान रखें, हमेशा व्यंजन संधि में हलंत लगते हैं। जब आप विच्छेद करते हैं तो ये भी खास पहचान है। हमने आपको अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया है, तो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।